हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू वर्ल्ड पॉलिटिका। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बीते 17 जुलाई को रसिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील तोड़ दी है। इसका असर लगभग पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलेगा। अगर सबसे ज़्यादा इस डील से कोई प्रभावित होगा तो वो है ईरान, अल्जीरिया और मिस्र देश। बाकी इसका असर आपको पूरे अफ्रीका रीजन में, पाकिस्तान, सीरिया, अल्बानिया, टर्की, लगभग सभी देशों पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो आखिर इस डील की इतनी महत्वता क्यों थी, हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हैं यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतरेस, और ये हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान। इसके अलावा ये हैं रसिया के रिप्रेजेंटेटिव इस डील में, और ये हैं यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव। ये डील यूनाइटेड नेशन और टर्की की मध्यस्थता के बाद में हुई थी, रसिया और यूक्रेन के बीच। मुख्य रूप से इसमें 4 पार्टियां थी। इसके पीछे की वजह है कि इन चारों का ही इसमें खास इंटरेस्ट था, जिसके चलते इन चारों पार्टियों ने ये डील की थी। अब इसका नाम ब्लैक सी ग्रेन डील क्यों रखा गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है ब्लैक सी यानी काला सागर, ये है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एक्चुअली कोई समुद्र नहीं है, ये एक लेक है, एक झील है, लेकिन इसके बड़े आकार के चलते इसे सी लगाया जाता है, इसमें कैस्पियन सी से कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक सी। अब ब्लैक सी से जब मेडिटेरियन सी में आते हैं तो हमें यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। ये एक फॉस्फोरस कैनाल है तुर्की के इस्तांबुल शहर में, जिससे होकर गुजरना पड़ता है, और लगभग 17,000 जो शिपमेंट है वो रोजाना यहाँ से गुजरती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है ये। अब हुआ क्या है यहाँ पे एक्चुअली, जैसे कि आपको पता है कि रसिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, 1 साल से ज़्यादा इस वॉर को हो चुका है। ये है यूक्रेन और ये है रसिया। ये पूरा पार्ट आप देख सकते हैं, ये रसिया का है। इसके अलावा यहाँ पर यह है क्रीमिया। क्रीमिया वैसे तो यूक्रेन का पार्ट है, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर अटैक करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यूक्रेन का ये जो पूरा हिस्सा है और यहाँ के जितने भी पोर्ट थे ये सब रसिया के कंट्रोल में पहुँच गए थे। लेकिन यूक्रेन के इधर की तरफ जो पोर्ट हैं, जिनमें ओडिशा पोर्ट है, मारियोपोल है, ये सारे पोर्ट जो हैं ये यूक्रेन के ही कंट्रोल में रहे। लेकिन धीरे धीरे इस जंग में जैसे जैसे रसिया आगे बढ़ता चला गया, तो ये एरिया जो है ये रसिया के कंट्रोल में पहुंच गया, और जिसके चलते रसिया ने इन पोर्ट्स पर भी बॉम्बिंग करके इनको भी काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया। लेकिन फिर भी ये रनिंग में थे, लेकिन बिना रसिया की इजाज़त ये पोर्ट काम नहीं कर सकते थे। तो इसी चीज़ को लेकर तुर्की ने और यूनाइटेड नेशन ने यूक्रेन और रसिया के बीच एक डील कराई थी, जिसे नाम दिया गया ब्लैक सी ग्रेन डील। क्योंकि ये जो डील थी ये स्पेशली ग्रेन के लिए यानी अनाज के लिए थी, क्योंकि यूक्रेन और रसिया ये 2 दुनिया के सबसे बड़े देश हैं जो कि वर्ल्ड ब्रेड बास्केट कहलाते हैं। क्योंकि रसिया और यूक्रेन ही केवल दुनिया का 102 मिलियन टन गेहूं या कह लीजिए ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा गेहूं इन्हीं 2 देशों में पैदा होता है। लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर के चलते इस ट्रेड को काफ़ी झटका लगा है, और ये जिसके चलते दुनिया भर में गेहूं जैसे खाद्य पदार्थों के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। ये आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है रसिया और ये है क्राइमिया, जिसको 2014 में रसिया ने कब्जा लिया था। फिलहाल इस पर रसिया का कब्जा है। और ये आप पोर्ट देख सकते हैं, एक पोर्ट है चोर्नोमोर्स्क और ये है ओडिशा। ये मेन पोर्ट है यूक्रेन का इधर साइड का। लेकिन यहाँ से कोई भी जहाज़ जो है वो रसिया की इजाज़त के बगैर नहीं निकल सकता। इसीलिए रसिया और यूक्रेन के बीच पिछले साल यानी साल 2022 में 22 जुलाई को ही ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसके चलते यूक्रेन का जो गेहूं है वो समुद्र के रास्ते दुनिया भर में भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें रसिया ने कुछ कंडीशन रखी थी। वो कंडीशन थी कि एक टीम बनेगी और वो टीम यहाँ पर रहेगी। जब फास्फोरस कैनाल से ये जहाज निकलेंगे शिपमेंट लेकर, तो यहाँ पर इन जहाज़ों की चेकिंग होगी, कहीं कोई हथियार तो यूक्रेन नहीं पहुँच रहा है। और ये डील शुरू में कुछ ही महीनों के लिए हुई थी, यानी कि ये डील पहले नवंबर तक के लिए हुई, फिर इसमें और 2-3 महीनों का टाइम ऐड किया गया, और उसके बाद इस डील की जो मियाद थी वो 17 जुलाई तक कर दी गई थी। यानी कि अभी पीछे जो 17 तारीख गुजरी है, इसी 17 तारीख तक ये डील की जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी गई थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब इस डील का जो टाइम है वो आगे और बढ़ाना था और इंक्रीज करना था, लेकिन रसिया ने आगे और इंक्रीज नहीं किया है। रसिया ने यहाँ से पुल आउट कर लिया है।
क्योंकि रसिया का कहना है ये जो गेहूं यहाँ से निकल के सारी दुनिया में जा रहा था, स्पेशली मिस्र में, अल्जीरिया, लीबिया, सीरिया, इसके अलावा ईरान, तो ये जो सारी दुनिया में गेहूं जा रहा था यहाँ के लिए तो रसिया ने इजाज़त दे दी थी। लेकिन रसिया का कहना है कि ये गेहूं केवल अफ्रीकी देशों में या मिडिल ईस्ट के देशों में नहीं जा रहा था, बल्कि ये गेहूं यहाँ से निकलकर कई यूरोपियन कंट्रियों में भी जा रहा था, जैसे फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी में एक बहुत बड़ी मार्केट है यूक्रेनियन गेहूं की, तो ये कई यूरोपियन कंट्रीज़ में गेहूं जा रहा था। जैसे कि वे यूरोपियन कंट्री पहले से ही रसिया यूक्रेन से गेहूं खरीदते हुए आए हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने रसिया से किसी भी प्रकार का ट्रेड स्थगित कर दिया है और यूरोपियन कंट्री किसी भी प्रकार से रूस से कोई भी ट्रेड नहीं कर रही हैं। जंग शुरू होने के बाद से पूरा ही यूरोप यूक्रेन से ही गेहूं खरीद रहा था, इसलिए यूक्रेन को यूरोप की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें एक पार्टी और थी और वो है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बहुत बड़े लेवल पर गेहूं खरीदता है और कई तरह के खाद्य पदार्थ खरीदता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर यूनाइटेड नेशन किसके लिए ये सब चीज़ें खरीदता है। इसका जवाब है कि यूनाइटेड नेशन कई तरह के फूड प्रोग्राम दुनिया भर में चलाता है, उसी के लिए यूनाइटेड नेशन गेहूं या और खाद्य पदार्थ खरीदता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है उन देशों में जहां जंग चल रही है या फिर वहां पर आर्थिक हालात जो है वो सही नहीं है, वहां पे लोगों में भुखमरी है, तो वहां पे यूनाइटेड नेशन गेहूं और खाद्य पदार्थ पहुंचाता है। ये देख सकते हैं आप, ये अफ्रीकी देशों की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर यूनाइटेड नेशन जो है वो खाद्य पदार्थ प्रोवाइड करा रहा है। ये एक मैप है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो चलाया गया था, उससे किस तरह से यूक्रेन, ये आप देख सकते हैं, यह है यूक्रेन, और यूक्रेन से निकलकर ये टर्की से निकल के मेडिटेरियन सी और इधर आपका रेड सी होते हुए आपका इंडियन ओशियन में आ जाता है। और देखो लगभग सारी ही दुनिया में यहाँ से गेहूँ जाता है। इंडिया में गेहूं नहीं आता है क्योंकि इंडिया में, हालांकि इंडिया खुद इतना कैपेबल है कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने गेहूं को एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है क्योंकि इंडिया में गेहूं की खपत खुद अपने देश में ही काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि हमारी आबादी है लगभग 140 करोड़ की, तो जिसके चलते हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि पाकिस्तान पूर्ण रूप से रसिया पर डिपेंड है गेहूं के मामले में। पाकिस्तान में इतना गेहूं पैदा नहीं हो पाता है कि उनकी आबादी की जो ज़रूरत है वो पाकिस्तान ही पूरी कर सके, जिसके चलते पाकिस्तान को यूक्रेन और रसिया से गेहूं खरीदना पड़ता है। तो आई थिंक कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर रसिया इस पर आगे कोई डील नहीं करता है तो आप देखोगे कि दुनिया भर में गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे और कई देशों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल वर्ल्ड पॉलिटिका के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।